जय गौ माता मित्रों, आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले गायत्री छंद के इस सूक्त से को स्वर के साथ उच्चारित करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। सभी लोग लाइव आ जाएं। जिन मित्रों को इस ज्ञान का लाभ उठाना है तो सर्वप्रथम हमारे बलदानी राजीव भाई दीक्षित जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी गौ भक्तों को जय गौ माता। आज का जो विषय है वो आज की परिस्थिति और भयावह को देख के है। आज जो हमारा विषय होगा वो पंचगव्य से थोड़ा हटके होगा, चर्चा करेंगे। कल का जो सत्र हुआ उसको लेके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप सभी लोग पूछ सकते हैं। हाँ, अब आवाज़ आ रही है, कृपया बताएं। आवाज़ आ रही है? अब क्लियर आवाज़ आ रही है? आवाज़ ठीक है? वॉल्यूम ठीक है? आज का जो विषय होगा वो हाइब्रिड बीजों के लेके होगा और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को लेकर होगा। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी को दे दूं, जो भाई लोग कल का सुदर्शन न्यूज का लाइव देखे होंगे रात्रि 8 बजे का बिंदास बोल, और जो मित्रगण नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें कोरोना से रिलेटेड जो षड्यंत्र चल रहा है पूरे विश्व में उसको लेकर काफ़ी पर्दाफाश किया है उसमें। तो सभी मित्र गणों से अनुरोध है कि सुदर्शन न्यूज़ का कल का बिंदास बोल जो रात्रि 8 बजे लाइव आया था उसको ज़रूर दोबारा सुन लें। कौन कौन मित्र सुने हैं कृपया मुझे अवगत कराएं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर, तो तभी आगे बढ़ें तो और अच्छा लगेगा। और पिछले जितने भी सत्र हैं उनको लेके कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर रख सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड और हाइब्रिड बीजों को लेके पूरी दुनिया में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और भारत देश में भी पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक काम चल रहा है। इसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक बहुत सहयोग करते हैं और साथ ही साथ भारत सरकार के जितने भी मंत्रिमंडल में उपस्थित नेता लोग हैं वो भी उनका सहयोग करते हैं। इसमें बात ये हम रखेंगे कि जो हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिडिंग का मतलब क्या है। तो हाइब्रिडिंग का मतलब होता है हाई यील्डिंग, ज़्यादा उत्पादन। अनाजों के ज़्यादा उत्पादन से मतलब है, उसकी क्वालिटी से मतलब नहीं है, केवल क्वांटिटी से मतलब है। और हाइब्रिड बीजों का उत्पादन तभी संभव है जब उसमें रसायन
उर्वरक और खाद डाला जाए। देसी खाद का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन हाइब्रिड बीजों में लेना बहुत ही कम संभव है। तो हाइब्रिड बीजों का जो चलन आया, पहले तो हरित क्रांति के नाम पे भारत देश में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइडों का उपयोग कराया गया, पर कई विश्व के माफियों का यह निर्णय लिया गया कि केवल किसान को खाद के रूप में निर्भर मत बनाइए कंपनियों के प्रति, बीजों पर भी उसे अपना आत्मनिर्भर खो दे, क्योंकि जब वो अपना बीजों को लेके आत्मनिर्भर खो देगा तो वो हमारे पास भी बीजों को लेने आएगा खरीदने के लिए। और हाइब्रिड बीजों का षड्यंत्र यहीं से शुरू हुआ। पूरे विश्व में जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं और जो खाद और यूरिया, डीएपी का निर्माण करते हैं, उनका यही मेन पर्पज होता है कि कैसे किसानों को हम अपने पास लेकर आएं, गांव का पैसा कैसे शहर, और शहर से पूरे भारत में, या भारत से पूरे विश्व में कैसे वो पैसा पहुंचे। ये मेन उनका सिद्धांत होता है काम करने का। तो हाइब्रिडिंग मतलब हाई यील्डिंग, ज़्यादा उत्पादन करना। पर ये जो हाइब्रिडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हाई यील्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कुछ नया नहीं है। सदियों से कई बार हम हाइब्रिडिंग की है विकट परिस्थितियों में। शायद बहुत से लोगों ने महर्षि अगस्त्य का नाम सुना होगा। कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि किन किन भक्तों ने महर्षि अगस्त्य जी को पढ़ा है और सुना है, या उनसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट या पुस्तकें पढ़ी हैं। महर्षि अगस्त्य जो थे वो बीजों के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बीजों के लेकर। महर्षि अगस्त्य, आपने अगर उनका कार्य क्षेत्र मेन जो रहा वो त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला के आज भी ऊपर आप जाएंगे, कभी देखने का मौका मिले तो वहाँ पे आज भी बहुत सी गौ माताएं निवास करती हैं। अगस्त्य जो मुनि थे, जो अगस्त्य संहिता के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है, कृपया सभी लोग उस अगस्त्य संहिता का जरूर अध्ययन करें। उसमें हाई यील्डिंग हाइब्रिडिंग टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। हाइब्रिडिंग मतलब क्या? हाई यील्डिंग, कम से कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना, दैट इज़ कॉल्ड हाई यील्डिंग। एक ऐसा समय आया था त्रेता युग के काल में कि पूरी सृष्टि में, पूरे पृथ्वी लोक पे वर्षा नहीं हुई थी। लगातार 3 साल तक वर्षा न होने के कारण पृथ्वी लोक पे पूरी तरह से भूगर्भ में पानी की कमी हो गई थी। तो महर्षि अगस्त्य ने इस तरह का बीज का निर्माण किया कि सुबह उसकी बुवाई करते थे और अगले दिन सुबह ही उसकी कटाई कर लेते थे। इतनी हाई क्वालिटी की हाइब्रिडिंग की टेक्नोलॉजी महर्षि अगस्त्य जी ने तैयार की थी। पर यह टेक्नोलॉजी केवल विकट परिस्थितियों में उपयोग ही की जाती थी, क्योंकि उस समय 3 साल लगातार सूखा होने की वजह से भारत देश में भूखमरी और आपदा की स्थिति आ गई थी, जिसके कारण महर्षि अगस्त्य को इस तरह के बीजों का निर्माण करना पड़ा। और इन बीजों को उनने खेतों में नहीं, पत्थर के ऊपर गोबर को डाल के उन पे खेती की थी, और केवल 1 दिन के अंदर ही वो धान्य पक गया, उसकी कटाई हो गई और उसका उपयोग करने लगे। तो महर्षि जो अगस्त्य जी थे वो बहुत ही हाइब्रिडिंग टेक्नोलॉजी के महान वैज्ञानिक थे, या उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम व्यक्ति थे इस दुनिया के जिनने हाइब्रिडिंग का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दिया, पर कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी।
क्योंकि यह टेक्नोलॉजी केवल विकट परिस्थितियों के लिए है, क्योंकि उन बीजों का जो उपयोग और उपभोग करेगा उसमें भी उसके गुण आ जाएंगे। हाइब्रिडिंग क्या होती है? तो हाइब्रिडिंग मतलब हाई यील्डिंग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, कोई भी नारियल का फल होता है, कोई भी फल ले लीजिए, कोई भी धान्य ले लीजिए, तो उसमें क्या क्या होता है? पहला क्या होता है? ऊपरी परत, जिसको हम बोलते हैं छिलका। दूसरी जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं गुदा पार्ट। और तीसरा उसमें क्या होगा? बीज होंगे। कोई भी धान्य हो या कोई भी फल हो, उसमें तीन ही ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं: छिलका, गुदा और बीज। छिलका क्यों हर धान्य या हर फल में होता है? क्योंकि वो भौतिक शरीर, जो उसका भौतिक शरीर है, फल का भौतिक रूप जो उसका एक तरह से जो बना हुआ है, वो बाहर के वायुमंडल से, सूक्ष्म जीवाणुओं से, बाहर के वातावरण से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, इसलिए उसको छिलका दिया जाता है। छिलका एक तरह से उसका प्रोटेक्टिंग मटेरियल है। दूसरा गुदा जो है, उसका गुदा का जो पार्ट है, उसमें गुदा इसलिए किया जाता है कि वो उस फल को जीवन प्रदान करने के लिए जो सूक्ष्म जीवाणु चाहिए वो गुदा में जाके जीवित रह सकें, इसलिए गुदा का भाग, उसका लालन और पालन हो सके गुदा में। और बीज का निर्माण क्यों किया गया उसमें? क्योंकि बीज जब यह नष्ट हो जाएगा तो इन बीजों की सहायता से दोबारा ये अपनी उत्पत्ति करे, अपने समान के ही बीजों का, फलों का सृजन करे। और ये मनुष्यों में भी होता है कि अपने ही समान की आकृति के बिल्कुल मनुष्यों का जन्म करते हैं, बच्चों का सृजन करते हैं, प्रजातियों को बढ़ाते हैं। और ब्रह्मांड में जितने 84 लाख जीव जंतु हैं, ये यही क्रियाएं करते हैं, मरते हैं, जीते हैं, सृजन करते हैं। सुबोध जी, इसका प्रश्न मैं लास्ट समय जब बचेगा तब बताऊंगा आपको। तो कोई भी फल हो या बीज हो, उसमें तीन ही मेन मुख्य ये होती हैं: छिलका, गुदा और बीज। छिलका क्या है? भौतिक आवरण, मतलब वातावरण से उसको सुरक्षित रखना। तो छिलके में जितना भी होगा, छिलकों को रिप्रेजेंट करता है कौन? शिव एलिमेंट। वहाँ पे शिव का सानिध्य होता है, शिव जी उसमें निवास करते हैं छिलके में, क्योंकि शिव जी का काम क्या है? रक्षण करना और भक्षण करना, नरसंहार भी करना और उसका रक्षण भी करना। गुदा क्या है? पालनहार है, पालन करते हैं, पालते हैं। तो गुदा में विष्णु एनर्जी, विष्णु ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। और छिलका में क्या होता है? शिव ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। और जो बीज है वो ब्रह्म ऊर्जा है, जो अपनी ही समान की प्रजातियों का सृजन करे, जो उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा जी हमेशा सृष्टि का निर्माण किया, तो जीवों का भी निर्माण वही करेंगे। तो बीजों में ब्रह्म ऊर्जा सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा है, गुदा में विष्णु ऊर्जा और छिलकों में शिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। ब्रह्मांड में जितने फल और सब्जियां हैं, यहाँ तक कि मनुष्य, सब में ये तीनों ऊर्जाएं विद्यमान हैं: ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ऊर्जा। क्योंकि ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये पंच महाभूतों से मिलके बना है, और इन पंच महाभूतों को चलाने के लिए जो तीन ऊर्जाएं चाहिए वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। आज के आधुनिक विज्ञान के हिसाब से हम उसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कह सकते हैं। तो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा धान्य है जिसमें छिलका बिल्कुल कम है और गुदा ज़्यादा है,
और बीज बिल्कुल नहीं है। मतलब वो धान्य उगाने के बाद उस धान्य का जब हम उपयोग करेंगे और दोबारा हम उसको उगाने के पर्पस से उपयोग नहीं कर सकते। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आप देखते होंगे कि एक बार हमने उस दाने को ज़मीन में डाल दिया और उससे हमने अनाज ग्रहण कर लिया, काट लिया, तो उन अनाजों का हम दोबारा बीज के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। हाइब्रिड में यही दिक्कत है। जो सहमत हो कृपया कमेंट्स बॉक्स में हाँ अपना रिप्लाई देते हैं। हाइब्रिडिंग टेक्नोलॉजी यही है। मतलब हाइब्रिडिंग में क्या है, अगर आपने हाइब्रिडिंग से कोई भी गेहूँ उत्पादन किया, उस गेहूँ को आपने काटा, तो दोबारा उस गेहूँ को बो के आप पैदावार नहीं ले सकते। अगर आपने बोया तो पौधा तो तैयार हो जाएगा पर बीज तैयार नहीं होगा। बीज भी अगर तैयार हो गया तो इतनी घटिया क्वालिटी का होगा कि उससे दोबारा उत्पादन नहीं ले सकते। जब इस प्रकार का धान्य हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर में भी विकृति पैदा होती है और सभी जो जीव जंतु खाएंगे उन पे विकृति आएगी। तो हाइब्रिडिंग में क्या हुआ कि ऐसे धान्यों का निर्माण किया गया जिसमें छिलका और बीज कम हो, गुदा ही गुदा हो। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कोई भी बीज जो होता है उसका जो शिव एलिमेंट है और जो उसका ब्रह्म एलिमेंट है उसको कन्वर्ट कर दिया एलिमेंट में। मतलब विष्णु एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब शिव एलिमेंट पूरी तरह खत्म कर दिया और पूरी तरह विष्णु ऊर्जा में, और शिव ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया विष्णु ऊर्जा से। इसलिए हाइब्रिडिंग में हर चीज़ बड़ी बड़ी होती है। टमाटर आप देखिए, उसका उसमें छिलका बहुत पतला होगा, पूरा गुदा गुदा रहता है। आप हाइब्रिडिंग गेहूं ले आइए, उसमें छिलका बिल्कुल नहीं होगा। अमरूद आने लगा है, हाइब्रिडिंग अमरूद में आप देखिए बीज बहुत कम मिल जाता है। हर चीज़ बड़ी बड़ी दिखेगी, लौकी बड़ी बड़ी रहेगी। तो हाई यील्डिंग। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी तीन यही ऊर्जाएं हैं। हमारा जो चमड़ी है यहाँ पे शिव एलिमेंट निवास करता है, ये शिव ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो विष्णु एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी आत्मा है, हमारा जो चेतना है, वो ब्रह्म ऊर्जा है। तो इन्हीं तीन ऊर्जाओं से हमारा शरीर पूरा संचालित है। जब हम इन बीजों का, इन फलों का ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, तो इन तीन एलिमेंट से दो एलिमेंट की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। हाइब्रिड बीजों का जितना आप उपयोग करेंगे, सेवन करेंगे, उतना ही आपके शरीर में ब्रह्म ऊर्जा और शिव ऊर्जा की कमी हो जाएगी। शिव ऊर्जा की कमी होने से क्या होगा, कोई भी वायरस से आपके लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। बाहर के वातावरण में कोई भी परिवर्तन होगा, एकदम से टेम्परेचर का बढ़ना घटना, एकदम से बारिश का हो जाना, वातावरण में कोई भी विपरीत परिस्थिति आएंगी तो आपका शरीर उससे लड़ नहीं पाएगा, रेजिस्टेंस पावर आपका खत्म हो जाएगा। शिव एलिमेंट जिस व्यक्ति के शरीर में कम होगा, शिव ऊर्जा की जिसकी में कमी होगी, वो कभी भी हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहेगा, क्योंकि उसके बॉडी में रेजिस्टेंस पावर ही नहीं है। तो वो शिव ऊर्जा की कमी के कारण होता है। दूसरा, ब्रह्म ऊर्जा आपके शरीर में अगर खत्म हो गई तो आपकी चेतना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आप तुरंत गुलाम बन जाएंगे लोगों के, क्योंकि आपकी कोई चेतना ही नहीं है, आपका कोई नया विचार ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को गुलाम जल्दी बनाया जा सकता है। और यही माफियों का, विश्व के माफियों का यही षड्यंत्र है कि पूरी दुनिया को हम गुलाम कैसे बना के रखें, कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति पूरी दुनिया को संचालित करें, यही मेन उनका मकसद है।
और आज आप देख रहे हैं भारत देश में टोटल पॉपुलेशन में से 25% महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं। ये इसका मेन कारण है, माँ नहीं बन सकती हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में ब्रह्म ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई है। 30% पुरुष बाप नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में ब्रह्म ऊर्जा नहीं है। जब ब्रह्म ऊर्जा नहीं है तो वीर्य का निर्माण अच्छे से नहीं होता है। जब वीर्य का निर्माण नहीं होता है तो अपने प्रजाति को कैसे आगे वो बढ़ाएंगे? तो ये मेन खेल चल रहा है भारत देश में हाइब्रिड बीजों को लेकर। और इससे खतरनाक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ गए, वो उससे भी खतरनाक। तो हाइब्रिड बीज का जो षड्यंत्र है, सभी किसान भाई इससे बिल्कुल बाहर निकले और देसी बीजों की ओर दौड़ें, उनका संवर्धन करें और संरक्षण करें। नहीं पूरी तरह से वर्ण माफियाओं के नियंत्रण में खेती भी आ जाएगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है ब्रह्म ऊर्जा से रिलेटेड, तो आप देख लीजिए उसको क्या औषधि देते। यहीं से आहार विज्ञान की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आहार विज्ञान यहीं से निकलता है, नेचुरोपैथी यहीं से निकल आएगा। हर बीमारी, क्योंकि कोई भी मनुष्य है उसमें ये तीन ऊर्जाएं, और इन तीन ऊर्जाओं की कमी के कारण ही रोग आता है। यहीं से आहार शास्त्र निकलता है। वर्ड माफिया जो होते हैं, क्योंकि भारत देश में आप देखते होंगे कि कोई भी गलत काम पहले होता था तो हर समूह व्यक्ति हमेशा आंदोलन करते थे सरकार के विरुद्ध। तो सरकारें कहती थी कि ये आंदोलन बार बार ना हो, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो विश्व के माफिया जो षड्यंत्रकारी हैं वो हमेशा कहते थे कि हम उपाय आपको बताते हैं कि आपके भारत के लोग आंदोलन ना करें, इसके लिए हम एक उपाय बताते हैं। तो बोलते हैं क्या उपाय? तो बोले इनके भोजन में चेतना विहीन अनाजों को पहुंचा दीजिए, जिनमें चेतना बिल्कुल ना हो। चेतना नहीं रहेगी तो चेतना मर जाएगी, तो किसी चीज़ का विरोध नहीं करेंगे। और जो विरोध नहीं कर सकता उसको गुलाम जल्दी बनाया जा सकता है। इसलिए आप अपने दैनिक जीवन में हाइब्रिड फलों का, सब्जियों का और धान्यों का पूरी तरह निषेध कर दें, अगर भविष्य में आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं कि वो गुलाम ना बने। क्योंकि आप जिस हाइब्रिड फलों का, सब्जियों का सेवन करेंगे वो आपके बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये पूरा जो षड्यंत्र है वो चल रहा है। अभी कुछ प्रश्न हैं, उनको मैं जवाब दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सुबोध जी का प्रश्न है, महोदय यह बताइए कि किस प्रकार ब्रह्मचर्य व्यवस्था को वापस स्थापित किया जा सकता है, साधना की दृष्टि से और खान पान की दृष्टि से। गाय को अपने जीवन में ले आइए, उसका उनके गव्यों का नित्य उपयोग करिए, देसी बीजों को अपने खेत में बुआइए और उन भोज्य पदार्थों का उपयोग करिए, नित्य साधना करिए। तो इससे हम दोबारा इस व्यवस्था को वापस ला सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का हमारे मुनियों के पास क्या समाधान रहा है महोदय जी? सुबोध जी का प्रश्न। कल के सत्र में मैं लोगों का प्राप्ति न होना जन्म लेते हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर तब तक उसे सूर्य में विलय नहीं हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए भारत देश में क्या पूरी दुनिया में यह पॉपुलेशन ग्रोथ का
प्रॉब्लम चल रहा है। उसके लिए आप गाय का सानिध्य प्राप्त करिए, गाय के गब्यों का उपयोग करिए और अपना जीवन इस प्रकार जिए। भले गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ जीवन में जीते हुए गाय का सानिध्य बहुत अच्छे तरह से करके आप जीवन जी सकते हैं। सुबोध जी का प्रश्न है, महोदय जी गव्य सिद्ध क्या होता है? गव्य सिद्ध मतलब जो गाय के गव्य हैं, कौन कौन से? 5 गव्य: दूध, दही, गोबर, गोमूत्र और घी। इन 5 गव्यों में जिसने पारंगत हासिल कर लिया, जिसने ज्ञान भरपूर प्राप्त कर लिया है और जो निरंतर इन गव्यों में शोध करता रहता है, उसे हम बोलते हैं गव्य सिद्ध, जिसने सिद्धता हासिल कर ली इन गव्यों में। सदानंद जी प्रश्न करते हैं, आप तो परमात्मा, इतना ज्ञान कहाँ से आया? भाई प्रणाम। जब साधना करेंगे तो ये ज्ञान आपको भी सदानंद जी आएगा, क्योंकि ये जो विज्ञान है वो सूक्ष्म विज्ञान है, माइक्रो लेवल का। स्थूल में जीने वाले व्यक्ति ये ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म में जिएंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि स्थूल में जिएंगे तो आपके विचार में इस विषय को लेकर चिंतन ही नहीं होगा, विचार ही नहीं आएगा। जब स्वप्न ही नहीं आएगा, जब विचार ही नहीं आएगा तो स्वप्न कहाँ से आएगा? सुबोध जी का प्रश्न है कि इसमें अर्थतंत्र को हानि है, ऐसा भ्रामक प्रचार भारतीय विज्ञान को तोड़ने का चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, इसलिए तो हम लोग आपको इस ज्ञान से अवगत करा रहे हैं कि इस षड्यंत्र से आप ऊपर निकलें और भारतीय परंपरा और बीजों का संरक्षण और संवर्धन करें। जिन मित्रों को गाय के बीज को लेके, कुछ जो भारत देश में काफ़ी व्यक्ति हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, देसी बीजों के संरक्षण भी कर रहे हैं, संवर्धन भी कर रहे हैं, तो मैं उनकी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो कृपया वहां से अपने अपने एरिया के लोगों के नाम आप ले सकते हैं। वैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश के जितने भी बीज नायक हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है, आपके क्षेत्र की मेरे पास नहीं है। तो कृपया आप थोड़ा परिश्रम करेंगे तो आपके क्षेत्र के भी बीज नायक आपको मिल जाएंगे। मुकुंद राव जी का प्रश्न है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड बीटी सीड में, बीटी कॉटन सीड में ये वही बीज हैं, बस जेनेटिकली मॉडिफाइड में थोड़ा बहुत अंतर है कि ऐसे बीजों का हम निर्माण करें जिसमें रोग ही ना आए। मान लीजिए बैगन का पौधा है आपके पास और उसमें कीड़े लगते हैं, तो ऐसे हम डीएनए को, 2 डीएनए को मिक्स करके ऐसे पौधे का निर्माण करें जिसमें जो कीट पतंग लग रहे थे वो कीट पतंग का वो भोजन ना बने। दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब कीट रोधी बना देना, बीज को जीवाणु रोधी बना देना। उमेश जी का प्रश्न है, अपने शरीर में कितनी ऊर्जा है? ये 3 ऊर्जा के रूप मैंने आपको बताए हैं, विष्णु ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा और शिव ऊर्जा। और ये तीनों ऊर्जाएं हमारे शरीर में, जब जब इन ऊर्जाओं की हमारे शरीर में कमी होती है तब तब हमें इस शरीर में रोग आ जाते हैं। जो जो ऊर्जाओं में कमी होंगे वो रोग होंगे। मान लीजिए आपको शिव ऊर्जा की कमी है, तो स्किन डिसीज के जितने रोग होंगे वो शिव ऊर्जा की कमी के कारण होंगे। अंदर के ऑर्गन्स में कोई खराबी है तो विष्णु ऊर्जा की कमी है। और अगर चेतना, ब्रेन से रिलेटेड और ब्रह्म ऊर्जा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, वो ब्रह्म ऊर्जा की कमी के कारण होता है। संजय जी का प्रश्न है, मेरा मन मेरे अधीन नहीं रहता है, क्या करूं? तो मन की चिकित्सा ये पंचगव्य चिकित्सा के अंदर आती है। मन क्या है? बुद्धि। मन आपका इसलिए नहीं है, कृपया करके संजय जी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया अपनी पूरे चेहरे की, अपनी पूरी बॉडी की मुझे एक बार फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, तो मैं उसको थोड़ा देखकर शरीर को बताऊंगा कि आपका मन आपके अधीन क्यों नहीं है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ संजय जी।
व्हाट्सएप नंबर मैं संजय जी आपको दे रहा हूँ, कृपया आप उसमें मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं उसका कुछ आपको उपाय बताऊंगा। आपका मन आपके अधीन क्यों नहीं है। धन्यवाद। जनसंख्या वृद्धि से संसाधन की कमी से भी गुलामी की वृद्धि की गई है। बिल्कुल। गन्ने में 3 तत्व कैसे लागू होंगे? गन्ने में भी 3 है। गन्ने में आप देखिए, छिलका रूपी शिव एलिमेंट है, गुदा जो रस के रूप में है वो गुदा है विष्णु एलिमेंट, और बीज जो उसकी आई है, आँख है, वो उसका ब्रह्म एलिमेंट है, बीज। संजय जी का प्रश्न है साधना कैसे करें? तो साधना के लिए पहले आहार शुद्ध रख करिए, गाय का सानिध्य प्राप्त करिए, और आहार में 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। बासी भोजन ना करें, प्याज और लहसुन का त्याग कर दें, बाहर का बाजार का भोज्य पदार्थ त्याग कर दें, और नित्य अग्निहोत्र करके साधना करें। साधना जब आप करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो केवल एक सेशन इसी पे रखेंगे, साधना पे, कि साधना कैसे करें। अगर हो सकेगा तो किसी दिन एक दिन चुन के इसी पे बात करेंगे, पर ये मोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूँ कि साधना करने के लिए क्या करें। बिल्कुल गौरी शंकर जी, गुरु की बड़ी भूमिका होती है, और गुरु मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। ये नंबर केवल व्हाट्सअप आप करेंगे, इसमें फ़ोन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी BSNL का मेरा ये नंबर बंद है, केवल व्हाट्सअप चल रहा है। कॉल करने के लिए, कॉल करने का मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अर्थशास्त्र से प्राचीन ज्ञान का कैसे सामंजस्य किया जाए? सुबोध जी का। गौ माता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों की प्राप्ति होगी गौ माता से। पिछले सत्र लगता है सुबोध जी आपने मेरे नहीं सुने हैं, इसलिए प्रश्न अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगर पिछले सत्र सुने होते तो कृपया करके पिछले जो सत्र हैं उसमें मैंने पूरा अर्थ का विषय बताया है, गाय से कैसे आर्थिक रूप से भारत और अपने को मजबूत कैसे करेंगे आप। और कोई प्रश्न हो तो पूछे, तो अगले नहीं तो और आगे बढ़ाएं इस ज्ञान। तो हाइब्रिड जो बीजे थे, दुनिया में हर व्यक्ति जो माफिया है वो चाहता है कि भारत दुनिया में, मतलब दुनिया में जितने लोग हैं वो हमारे नियंत्रण में रहें, हम जो कहें उसी के अकॉर्डिंग चलें। अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का चल रहा है, WHO की जो गाइडलाइन आ रही है उनमें से कितने लोगों ने विरोध किया? देखिए आप, कुछ गिने चुने लोगों ने केवल विरोध किया और बाकी केवल गाइडलाइन का उपयोग करें। तो उसका कारण क्या है? चेतना विहीन समाज का निर्माण हो चुका है। जैसे सरकारें बोलती हैं वैसे हम चलते हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को देखिए, कितना निर्भीकता से विरोध कर रहे हैं। उन व्यक्ति की चेतना कितनी ऊंची है, सोचिए, कि अपनी जान की परवाह करते हुए पूरी दुनिया से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए तैयार हैं वो। तो वो होता है खाने पीने का, आपके आहार का, आप कैसा भोजन ग्रहण करते हैं, गाय के गोबर का उपयोग करते हैं कि नहीं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी गाय के सानिध्य में जरूर नहीं है, पर वो पूरी तरह से नेचुरल हैं। बिल्कुल, गुजरात में बहुत से काम कर रहे हैं लोग, हितेश जानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जेनेटिकल, और बहुत लोग हैं जो हमारे संपर्क में भी नहीं है पर अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को लेकर। तो वही है कि हाइब्रिड बीजों का आप त्याग करें और देसी बीजों में आ जाएं। कभी और मौका मिलेगा तो और विस्तृत, कोई किसी भाई के अगर कोई प्रश्न हो कि इस हाइब्रिड बीजों का कॉन्सेप्ट जो है वो चिकित्सा में कैसे लागू करें, इसको लेके कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं।
नहीं फिर हम अगले कुछ टॉपिक पे चलते हैं जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से मुझे ये बताइए सभी लोग कि कितने हमारे गुरुजी निरंजन जी वर्मा जी को कौन कौन जानता है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। निरंजन वर्मा को कौन जानता है? और जो जो महान विभूति के मुझे बता सकते हैं कि आप किन किन लोगों से उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, या उनको सुना है, या कभी कुछ किसी को जाना है। अब हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड का। अभी ये समाप्त हो गया है। अथर्ववेद का ज्ञान किस प्रकार जीवन में उतारें? तो सर्वप्रथम अथर्ववेद का ज्ञान अध्ययन करें। अथर्ववेद को पढ़ने से पहले साधना युक्त हो जाइए, स्वर को नियंत्रित कर लीजिए, तो अथर्ववेद का जरूर ज्ञान प्राप्त करिए। बिना साधना के वेदों को मत पढ़िए, मेरी आपसे यही सलाह है। और कोई कौन जानता है? अब हम बात करेंगे कि छाछ जो हमारा मठा है वो किस प्रकार चेतना को बढ़ा देता है। चेतना का मर जाना मतलब आकाशीय तत्व का शरीर में कम हो जाना। तो आकाशीय तत्व की सर्वोत्तम औषधि क्या है? छाछ है। छाछ, अगर किसी को ब्रेन डिसऑर्डर है या सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो छाछ का नित्य सेवन कराइए उसको। तो छाछ का भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आपने उनके मुखारबिन से सुना भी होगा, बिग बैंग थ्योरी के नाम से पूरे दुनिया में उसका री एक्सपेरिमेंट किया गया, जो हमारा क्षीर सागर मंथन का जो प्रयोग था। जो क्षीर सागर का मंथन का जो प्रयोग था वो, और जो बिग बैंग थ्योरी है वो उसकी पुनरावृत्ति है। मतलब बिग बैंग जो एक्सपेरिमेंट स्विट्ज़रलैंड की धरती में किया गया वो कोई नया प्रयोग नहीं, वो हमारे क्षीर सागर मंथन की पुनरावृत्ति है। उसका री एक्सपेरिमेंट किया गया कि सदियों से जो हमारे महर्षि मुनि कहते आ गए हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है, कण कण में भगवान विराजते हैं, तो क्या ये सत्य है? उस सत्य की खोज के लिए स्विट्ज़रलैंड नामक देश की धरती में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको नाम दिया गया बिग बैंग एक्सपेरिमेंट। बिग बैंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है कि 28 किलोमीटर परिधि पर, 28 किलोमीटर की परिधि पर एक सुरंग बनाई गई, टनल बनाई गई, और उस टनल में बड़े बड़े चुंबकीय मैग्नेटिक मशीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन्स, बड़ी बड़ी चुंबकीय मशीनों में हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको तोड़ के उससे प्रोटॉन्स को निकाल के और प्रोटॉन्स को लाइट के इक्विवेलेंट स्पीड से दौड़ाया गया, एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज। जब इन प्रोटॉन्स के पार्टिकल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दौड़ाया गया, इक्विवेलेंट टू लाइट स्पीड 99.99% इक्विवेलेंट टू लाइट स्पीड। तो जब आपस में ये प्रोटॉन्स टकराए तो इन प्रोटॉनों के टकराने से एक बम्बार्डमेंट हुआ, एक विस्फोट हुआ, और ये प्रोटॉन्स 3 कणों में विभाजित हो गए। पहला जो कण निकला जिसकी आकृति शिव लिंग के जैसी थी, आकृति थी। दूसरा जो पार्टिकल निकला वो सहस्त्रभुजाधारी निकली, जो विष्णु के आकार की थी। और तीसरा जो पार्टिकल टूट के निकला वो बिल्कुल सेकंड के 60वें हिस्से के लिए जला और ओझल हो गया, जिसी को हमारे आधुनिक विज्ञान के लोगों ने उसका नाम दिया गॉड पार्टिकल, कि हमने आज ईश्वर का दर्शन कर लिया, गॉड पार्टिकल की खोज की।
और जो दो कण विस्फोट के दौरान निकले, ये कण आपस में कब तक समाहित थे? जब तक वो ब्रह्म ऊर्जा गॉड पार्टिकल उस जैसे गॉड पार्टिकल आपस में विभक्त हो गए, डिवाइड हो गए आपस में। यही सेम प्रक्रिया हम ब्रह्म मुहूर्त में जब हम गाय मंथन की क्रिया करते थे, तो जब मंथन की क्रिया में एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते थे, कराते थे और टके यही जो ब्रह्म ऊर्जा है एक मक्खन के रूप में हमें मिलता था। और यही मक्खन खा खा के ही श्री कृष्ण जी की चेतना इतनी ऊंची थी कि पूरे महाभारत में राक्षसों का, अधर्मियों का नरसंहार किया। तो वो केवल कारण था मक्खन खाने का। अगर मक्खन नहीं खाया होता तो आज इतने अधर्मियों को नहीं मारा होता। कभी आप लोगों के मन में प्रश्न हुआ कि मथुरा और द्वारिका कहाँ पर थी? यूपी में रहा। और जो कुरुक्षेत्र रहा, जो महाभारत का युद्ध क्षेत्र रहा, वो कुरुक्षेत्र को क्यों चुना? कभी आप लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं रहा कि इतनी दूर से होकर यहाँ पे युद्ध क्यों कराया गया? कुरुक्षेत्र में, द्वारका में, मथुरा में क्यों नहीं किया? और अन्य किस क्यों क्षेत्र को नहीं चुना? कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना, जो आज हरियाणा में स्थित है? कृपया मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि वो उस क्षेत्र को ही क्यों चुना गया। क्या किसी के पास इसका उत्तर है? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? जवाब दें। मैं आपके प्रश्न उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि महाभारत में जो युद्ध क्षेत्र रहा वो कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना, और किसी क्षेत्र को क्यों नहीं चुना? कृपया सभी जो लाइव हैं उत्तर दें इसका। तो जो ये मक्खन रूपी जो ब्रह्म ऊर्जा है, इसको हम पका के इसमें से जो पानी है, वाष्प है, उसको हम उड़ा देते हैं वेपराइज करके, और उसमें से जो घृत निकलता है ये पूर्ण ब्रह्म ऊर्जा है। जितना आप इसका अधिक सेवन करेंगे उतनी ब्रह्म ऊर्जा आप में अच्छी होगी। देसी गाय के घी खाने वाले व्यक्ति को कभी भी कोई चीज़ भूलती नहीं है, याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, ब्रेन उसका अच्छा काम करता है, परसत्व उसका बहुत बढ़ता है। कृपया मुझे बताएं कि कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया। आपके उत्तरों की प्रतीक्षा है मुझे, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं या कोई प्रश्न पूछें, क्योंकि आज समय काफ़ी हो गया, 15 मिनट और बचा हुआ है। और कोई उत्तर देगा? कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया, जो आज हरियाणा में स्थित है? सभी कह रहे हैं मुझे नहीं पता, हम लोगों को कोई नहीं पता। कृपया इस पे ढूंढने का प्रयास करिए, कल के सेशन में मैं इसका उत्तर दूंगा। अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करिए तो ज़्यादा आनंद आएगा, नहीं तो कल के सत्र में इसका उत्तर मैं आपको दूंगा ही कि कुरुक्षेत्र की भूमि को ही श्री कृष्ण जी ने क्यों चुना युद्ध के लिए, और पूरे भारत में अन्य क्षेत्रों को क्यों नहीं चुना। ये आप थोड़ा, ये मैं प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कृपया आप भी कुछ शोध का काम करिए। क्या आप लोग सहमत हैं कि आप इस पे कुछ शोध करके मुझे कल कुछ जवाब देंगे? नहीं तो कल तो मैं इस अगले सत्र का जो सेशन होगा मैं फिर उसको बताऊंगा ही उत्तर इसका।
कृपया आप लोग भी थोड़ा शोध करें। तो यह जो ब्रह्म ऊर्जा है, इसका आप नित्य जितना सेवन करेंगे उतना ही आपकी ब्रह्म ऊर्जा को बढ़ा देगा। अब जो यह ब्रह्म ऊर्जा है, इसका आप दैनिक उपयोग में उपयोग करिए। घृत के रूप में, भोजन के रूप में जलाएंगे, अग्निहोत्र करेंगे तो वायुमंडल शुद्ध होगा। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिलीन जैसी गैसें निकलेंगी उससे, आइसो। तो जितनी भी प्राणवायु को शुद्ध करने वाली गैसें हैं, तो गाय के घृत को जलाएंगे तो प्रदूषण वातावरण नहीं रहेगा। तो यह ब्रह्म ऊर्जा जो है, इसका आप दैनिक उपयोग में उपयोग करें जीवन में। तो हाइब्रिडिंग की टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते कि किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। वर्ल्ड के माफियों ने बताया सरकारों को कि आप भारत देश के लोगों को हाइब्रिड बीजों का प्रमोट करना शुरू, आंदोलन का। और थोड़ी अगर चर्चा करने तो कर सकते हैं। आज कोरोना के लोग के कितनी त्रासदी चल रही है, आप देख ही रहे हैं। विश्व माफियों का कितना खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। तो ये बातें थी जो आज के सत्र में मैंने रखी। और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप रख लें। पिछले सत्र को लेकर कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि 8-10 मिनट, 10-12 मिनट का समय, तो उसमें प्रश्न कर लेते हैं। वेंकटेश्वर नंद जी का प्रश्न, सभी भारतीय नस्ल की गाय देसी कहलाती है या कोई विशेष गाय है देसी कहलाती है? सभी भारतीय नस्ल की गायें देसी गाय हैं। भारत देश में 350 प्रजाति की गाय रहा करती थी, मूल प्रजातियां। जैसे गुजरात की गिर गाय, तो गिर गाय अभी ज़्यादा नाम चल रहा है। इसी तरह गुजरात में 10 अलग अलग प्रजातियों की गाय रहती थी। गिर तो उनमें से केवल एक प्रजाति अभी बची हुई है, बाकी 9 जितनी भी प्रजातियां थी पूरी गुजरात से लुप्त हो गई हैं। ऐसी मध्य प्रदेश में 6 प्रजातियां थी मध्य प्रदेश में, जिसमें से मालवी थी, निमाड़ी थी, गाओ-लाओ थी और इस तरह की और भी प्रजातियां थी, जिसमें से अभी केवल 2 प्रजाति जीवित अवस्था में, निमाड़ी और मालवी। बाकी जो प्रजातियां थी पूरी तरफ से विलुप्त हो गई। ऐसी अलग अलग राज्य की अलग अलग प्रजातियां हैं और टोटल 350 प्रजातियां थी भारत देश में, जिसमें से अभी मुख्यतः 60 या 70 प्रजातियां केवल बची हुई हैं। बाकी पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि उनको कत्ल खानों में नित्य काटा जाता है और इनका बीफ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो भारतीय जो जितनी नस्लें हैं सब देसी नस्लें हैं, उसमें से कोई विशेष नहीं है। आप मूलतः शायद सतना से हैं वेंकटेश्वर जी, तो सतना मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे आप निमाड़ी और मालवी गायों का ही संरक्षण और संवर्धन करें, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा। आप गिर के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि गिर गाय के लिए मध्य प्रदेश का जो वातावरण है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो मालवी और निमाड़ी गायों का ही आप संवर्धन और संरक्षण करिए, क्योंकि मालवी निमाड़ी गाय भी अच्छा दूध देती हैं अगर उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाए, अच्छे से संरक्षण और संवर्धन किया जाए। तो मुझे आशा है कि आप मुझे इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। और कोई प्रश्न है तो पूछ लें। मुकुंद राव जी का प्रश्न है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। संकरित बीजों का सुधार किया जा सकता है, अगर ज़्यादा शोध करेंगे तो वृक्ष आयुर्वेदा को आप पढ़िए। वृक्ष आयुर्वेदा बहुत ही जेनेटिकली मॉडिफाइड पे काम किया गया, यहाँ तक कि बीजों पे नहीं, पेड़ों पे काम किया गया। वृक्ष आयुर्वेद का जब आप अध्ययन करेंगे मुकुंद राव जी, तो आप सोचेंगे कि बीज हमने लगाया है नींबू का, और इस तरह उसमें शोध प्रक्रियाएं करते थे। उसमें ऐसे ऐसे आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ डाली जाती थी कि नींबू है, बीज है नींबू का और वृक्ष बन रहा है पता चला सेव का। तो इस तरह की हाइब्रिडिंग टेक्नोलॉजी होती थी वृक्ष आयुर्वेद में, इसका बहुत वर्णन है।
आप लोग कोशिश करेंगे तो वृक्ष आयुर्वेद की आपको कॉपियाँ कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी। तो वृक्ष आयुर्वेदा इस कदर रिसर्च काम होता था, मतलब कृषि के ऊपर। ऐसे ऐसे नीम का पेड़ है पर उसकी पत्तियां आप खाएंगे तो मीठी निकलती थी। इस तरह मतलब जी डीएनए पे काम किया जाता था। वृक्ष आयुर्वेदा कोई वो नहीं है, डीएनए पे मेन, उसके डीएनए की जो चैन है, जो उसकी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल दिया जाता था। तो वह वृक्ष आयुर्वेद। बिल्कुल संकरित बीजों का सुधार किया जा सकता है। वृक्ष आयुर्वेद का आप निरंतर अध्ययन करेंगे तो आप इससे सीखेंगे। बिहार स्टेट की मैं आपको उसका नाम व्हाट्सएप में करके बता दूंगा, मुझे अभी याद नहीं है, देखकर मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रजातियां हैं। तो मैं आपको देखकर आपको आपके स्टेट की प्रजाति का नाम और उसका अगर संभव होगा तो चित्र भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सदानंद जी। विशाल नीतीश जी, विशाल जी का प्रश्न है कि मुझे ऐड करें, तो मैं आपको व्हाट्सएप करते हैं, मुझे मैसेज करें तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। वेंकटेश्वर जी, मालवी और निमाड़ी गाय कहाँ मिलेगी, कोई मार्गदर्शन दीजिए। आपके आसपास जितनी गायें सब निमाड़ी या मालवी हैं भारत देश में। मूल प्रजातियां जरूर नहीं हैं, कुछ क्रॉस हो गई हैं जिनका मालवी निमाड़ी से क्रॉस हो चुका है, गाँव लाओ का मालवी से। मूल प्रजाति मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं मूल प्रजाति की फ़ोटो आपको भेज दूँगा। कृपया उन फ़ोटो को देख के आप उन गायों का उनको ढूंढने का प्रयास करें तो ज़रूर मिल जाएंगे। पूरी नस्लों का नाम बताइए। पूरी नस्लों का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, पर मेरे पास उन नस्लों के नाम और उनकी फ़ोटो के साथ लिस्ट है, तो मैं आपको उमेश जी व्हाट्सअप कर दूंगा। क्या आप ग्रुप में ऐड हैं? अगर नहीं है तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि अधिकतर कौन सी गाय के पंचगव्य लेते थे भगवान से। तो भगवान श्री कृष्ण जी का स्थान देखिए क्या है, मथुरा है। तो अभी यूपी में मेन अभी गाय कौन सी है, गंगा तीरी गाय बहुत फेमस है। तो गंगा तीरी जैसी गाय हुई होंगी, और भी प्रजातियां रही होंगी, मुझे नहीं पता, पर गंगा तीरी अभी प्रजाति बची हुई है यूपी में, और भी प्रजातियां हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसी तरह की प्रजातियां और सभी देसी नस्ल थी। और कभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि नंद बाबा क्या कहलाते थे, और डेजिग्नेशन थे, व्यक्ति के नाम नहीं थे, कि जिसकी संपत्ति होती थी उसको एज अ डेजिग्नेशन के नाम पे ये उपाधि दी जाती थी कि नंद बाबा है तो उसके पास कितनी गाय होंगी, नंद है तो उसको क्या बोलेंगे। तो इस पे कभी हम चर्चा करेंगे। उप प्रजातियाँ, तो उप प्रजातियाँ वही हैं, जैसे मालवी का निमाड़ी से हमने क्रॉस करा दिया तो मेन मूल प्रजाति खराब हो गए, न वो निमाड़ी रही न मालवी रही। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि मूल प्रजाति को संरक्षण और संवर्धन का काम करें। मालवी है तो मालवी नंदी से ही उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराएं, मतलब ब्रीडिंग कराएं। निमाड़ी है तो निमाड़ी से ही हो, गाँव लाव है तो गाँव लाव से हो, गिर का है तो गिर से होना चाहिए। आज के समय पे क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश में मालवी गायों का जो क्रॉस ब्रीडिंग हम गिर गाय नंदियों से करवा रहे हैं, तो मूल प्रजाति पूरी तरह नष्ट हो रही है। अब वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूध हमें ज़्यादा चाहिए। गुजरात के लोगों ने गिर पे बहुत अच्छा रिसर्च काम किया तो पूरी दुनिया में गिर फेमस हो गए, तो हम गिर के पीछे भागने लगे। तो हमारे प्रदेश की जो प्रजातियाँ थी वो पूरी तरह से संरक्षित, और उनका संरक्षण कौन करेगा फिर? तो आपको अपने ही राज्य की गायों पे काम करना है, दूसरे राज्य की गायों पे काम नहीं करना है। संजय जी का प्रश्न है कि आज़ादी के समय पे भारत देश में कितनी गायें थे। तो भारत की आज़ादी के समय पे लगभग 38 करोड़ के आसपास गायें थी, 34 से 38 करोड़, इतनी ही गायें थी आज़ादी के समय पे। आज मूल देसी गाय लगभग
6 से 7 करोड़ से कम भी बची हुई हैं केवल। टोटल पशुधन 14 करोड़ है, जिसमें से 5-6 करोड़ केवल देसी गौवंश ही बचा है बस। आप वो भारत सरकार की जो वेबसाइट है पशु उसे ध्यान नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसे, पशु मंत्रालय जिसे बोलते हैं, तो उसकी वेबसाइट पे आप विजिट करके देख सकते हैं कि अभी कितना पशुधन है और उनमें से देसी गाय कितना है। और देसी गाय अलग से तो नहीं बताएंगे, उस साथ में जो गिनती होती है वो हाइब्रिड और देसी गायों को मिला के होती है। बिल्कुल इंटर क्रॉस बिल्कुल नहीं करना चाहिए विशाल पटेल जी, आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। बिल्कुल उमेश जी, खिल्लार पे काम करिए। खिल्लार बहुत अच्छी प्रजाति है और ये शायद कर्नाटका या आंध्रा के आसपास की प्रजाति है। उमेश जी मुझे कंफर्म करें कि ये कर्नाटका की, ये किसी एक राज्य की ये बहुत अच्छी प्रजाति की। ओंगल बहुत प्रजाति है। पुंगनूर भी आपके इधर है। पुंगनूर तो बहुत सुंदर प्रजाति है, देखने में इतनी सुंदर लगती है वो गाय। और बोलता हूँ बिल्कुल बहुत छोटी, सबसे छोटी प्रजाति मुझे भारत देश में अगर कोई गाय होगी तो पुंगनूर जाति की गाय होगी। कृपया उमेश जी मुझे बताएं कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। और कोई प्रश्न नहीं तो आज का सेशन ख़त्म करें, या और कोई प्रश्न हो तो बताएं। आज़ादी के समय भारत देश में लगभग 250 प्रजातियां थी। भारत देश में सब प्रजातियां लुप्त हो चुकी थी। और समय में तो अब आप स्थिति देख ही रहे हैं। और कोई प्रश्न? बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल सही थी और धीरे धीरे इस पे काम होना चाहिए। पर इसमें दिक्कत क्या है विशाल पटेल जी, कि हमारी सरकारों की निष्क्रियता की वजह से ये काम बड़ा धीमा हो गया है प्रमोट। और दिक्कत ये नहीं है कि हमारा काम अच्छा चल रहा है, दिक्कत ये है कि हमारे काम में कोई सहयोग करे ना करे चलेगा, पर विरोध बहुत करते हैं लोग। और विरोध सहयोग नहीं करते हैं तो हम उनसे आशाएं भी रखते हैं कि वो विरोध ना करें, पर वो सहायता ना करके हमेशा विरोध ही करते हैं। इसलिए हमें से ज़्यादा दिक्कत है जो इस चीज़ को लेके विरोध करते हैं। आपसे सहयोग की तो हम आशा भी नहीं रखते हैं, पर हमें स्वतंत्रतापूर्वक काम तो करने दें, स्वतंत्रतापूर्वक काम भी नहीं करने देते हैं। दिक्कत ये है विशाल पटेल। और सरकारें इस विषय को लेकर सुनने को तो तैयार होती ही नहीं, खासकर गाय के विषय को लेकर।